नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आपको पता होगा कि इतिहास की प्रैक्टिस की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है महाजनपद काल। तो देखिएगा, महाजनपद काल की अगर मैं बात करूं कि महाजनपद काल क्या है, वो कैसे काम करेगा, तो महाजनपद काल में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है कि हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, वो किसका बेटा था। आप लोग को पता होगा कि अजातशत्रु किसका बेटा था। लगभग बच्चे जानते होंगे कि ये बेटा किसका था, बिंबिसार का था। बिंबिसार ये कौन था? ये हर्यक वंश का संस्थापक था और ये पितृहंता वंश भी हर्यक वंश को कहा जाता है। तो उन्हीं का जो बेटा था अजातशत्रु नाम था बेटा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। आप लोग पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब क्या कहता है, करा के निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक पूछा गया है बेटा, याद रखिएगा। पहला शासक नहीं पूछा गया है और ना इसमें जो ये पूछा गया है कि संस्थापक कौन था। तो अगर नंद वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो आप लोग जो उत्तर दोगे वो घनानंद दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से जिसकी हत्या करी थी वो थे घनानंद। तो घनानंद ही महापद्म नंद के बेटे थे और यही अंतिम शासक थे। इन्हीं के बाद जो है नंद वंश खत्म हो जाता है और मौर्य वंश की शुरुआत होती है। तो आप लोग को मालूम होगा, तो ये जो है नंद वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आप देखिएगा। लिखा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी क्या थी। देखो, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है कि बिंबिसार के समय की बात कर रहा है। बिंबिसार के समय की जो राजधानी थी वो वाराणसी नहीं थी, पाटलिपुत्र नहीं थी, मथुरा भी नहीं थी, ये राजगाह नहीं थी। मैं सही लिख देता हूँ कि वो थी राजगृह। क्या थी? राजगृह, याद रखिएगा। तो ये आपकी जो है राजधानी थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मगध की जो राजधानी थी उसका नाम है राजगृह। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, वो आप लोग एक बार पढ़िएगा, पढ़ करके इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, हो सकता है आप सही उत्तर दें। लिखा कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई थी। तो आपको मालूम होगा कि राजगृह से स्थानांतरित होकर के कहाँ पर आई थी, पाटलिपुत्र आई थी। ये बात भी आपको मालूम होगी। तो चलिए क्यों आई थी आपको बता दें। उदयन नाम का जो व्यक्ति था, उदयन नाम सुना जरूर होगा आपने। ये उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु की हत्या जब हुई थी, हत्या करने वाला भी व्यक्ति उदयन ही था। तो उदयन ने अपने पिता की हत्या करने के बाद जो राजधानी है उसको जो है राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप जरा देखिएगा इसको। क्वेश्चन कहता है कि गुजरात में एक झील थी जिसका वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय था जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये बच्चों में लगता है लगभग सबको पता होगा कि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में भी आया है। देखो, एसएससी सीजीएल परीक्षा 2011-21 में पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वो झील कौन सी थी जिसको बनाया था। गिरनार पर्वत के ऊपर बनाया गई थी झील, जो है वो सुदर्शन झील है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, सबको पता होगी लगभग। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये पता होगा आपको, अशोक ने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक देखो, मध्य प्रदेश एएसआई परीक्षा पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन एकदम घटिया है। कह रहा कि अर्थशास्त्र लिखी किसने? अर्थशास्त्र के जो लेखक है उनका नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य का ही नाम जो है वो विष्णुगुप्त है और कौटिल्य का ही नाम जो है वो चाणक्य है। तो चाणक्य पूछे या जो भी पूछे आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों का विभिन्न विभागों अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है। तो देखो, जो किताब है अर्थशास्त्र किताब में मौर्य काल की जो है सारी व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी दी गई है और वो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है? कौटिल्य है। तो इन्हीं ने दिया होगा, तो इसमें कोई बहुत सोचने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो आपकी स्क्रीन पर लग चुका है 9 नंबर। लिखा है कि तृतीय बौद्ध परिषद कहें या बौद्ध संगीति कहें, इसका आयोजन किसने कराया था। तो आपको ये पता होगा, शायद पता हो कि एक ट्रिक है अका। अगर ये आ जाए पेपर में कि अका में आ से होता है, आपको पता होगा अजातशत्रु, का से होता है कालाशोक, आ से होता है अशोक और का से होता है कनिष्क। मतलब जो तीसरे नंबर पे जो बौद्ध परिषद आती है वो अशोक की है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग इसको पढ़िएगा, पढ़ करके उत्तर देना। कह रहा कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा है। बेटा, अशोक के टोटल जो अभिलेख है वो शायद आपको पता ही होंगे। तो अभिलेखों की अगर मैं बात करूं तो जो कलिंग युद्ध का जो चर्चा है बेटा वो 13 नंबर के अभिलेख में है। तो इसमें ये वाला जो है ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, देखिएगा जरा। कहता है कि उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा अधिकारियों के लिए शिलाखंडों, सतहों या संदेश अंकित करवाए थे। तो देखो, ये बात आपको पता होगी कि अशोक ने जो है ना बहुत सारे जो है अभिलेख, स्तंभलेख, सारी चीज़ें कराई थी। आज की भाषा में कहें तो जो संविधान था, यानी अशोक के समय का जो संविधान था
वो सारा का सारा संविधान जो है वो शिलाखंडों पर, सतहों पर ये सब लिखा हुआ था। तो इसलिए अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका उत्तर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक कौन थे? भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। कहा कि उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की थी, उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो वंश के संस्थापक थे उनके बारे में बात कही जा रही है, तो ये आपका जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। कहा कि बैरम खां उनका अच्छा सहयोगी था। बेटा बैरम खां कहाँ से हो जाएगा? बैरम खां तो अकबर के समय का था। अकबर और चंद्रगुप्त मौर्य में बहुत अंतर है, तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बैरम खां का कोई संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 12 के बाद 21 कैसे आ सकता है? चलिए देखते हैं, आ गया तो कोई बात नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? अगर मैं बिंदुसार की बात करूं तो बिंदुसार का एक बेटा था जिसका नाम था सुसीम। जब सुसीम जो था, सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल था और वहीं पर अशांति हो गई थी, तो जिसके चक्कर में बिंदुसार ने अपने बेटे को भेजा था वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए। तो जगह कौन सी थी बेटा? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, गौर करिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक के अधीन मौर्य राजवंश का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? अगर मैं अशोक के बिहाफ में बात कहूँ कि सबसे अच्छा शासन किसको, क्या कहोगे आप? तो क्या प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था, या प्राच्य स्वेच्छाचारी था, या केंद्रीकृत था, या निर्देशित था? अगर अशोक के समय की बात करोगे तो बेटा प्रबुद्ध था, मतलब बुद्धिमानी से ये शासन चला रहा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है, आप लोग गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 मुझे सरल लग रहा है, आप लोग पढ़िएगा, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। कह रहा कि अशोक की जो प्रशासनिक नीति है उसमें जो भारी परिवर्तन हुआ है वो किस घटना के बाद आया है? लगभग बच्चों को ये बात पता होगी कि कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं किया और अपने सभी प्रकार के शासन सत्ता के तरीके में परिवर्तन कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, और कई बार आया भी है। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कह रहा कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? देखो देवनाम प्रियदर्शी जो है ये नाम अशोक का ही है। किसका नाम है? अशोक। तो उत्तर होगा मौर्य राजा अशोक। अगला क्वेश्चन जो 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अब अशोक के शिलालेखों की जो जानकारी है तो अशोक के बारे में ही जानकारी मिलेगी, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है हमें ऑप्शन के आधार पर देखना पड़ेगा कि क्या उसमें जीवन वृत्त के बारे में जानकारी मिली है, यानी अशोक के जीवन के बारे में, बिल्कुल बात सही है। क्या उसमें विदेश नीति यानी दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है, बिल्कुल सही बात है। आंतरिक नीतियाँ, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर इसका जो उत्तर होगा बेटा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, आप देखिएगा। करा कि कलिंग युद्ध के बाद इनमें से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? यानी कलिंग युद्ध के जो लड़ाई है उसको किसने अपने पुस्तकों में या अपनी किसी भाषिक चीज़ों में दर्ज करने का काम किया है? तो वो जो उत्तर होगा वो होगा रॉक एडिक्ट 8। याद रखिएगा, ये SSC 10+2 परीक्षा 2012 में पूछा गया है। अगर पेपर में आए कि कलिंग युद्ध का वर्णन किसने अपनी किताब में लिखा है तो आप उत्तर दोगे रॉक एडिक्ट 8। अगला 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है कि इंडिका किसने लिखी थी? शायद आपको इंडिका के बारे में तो पता ही होगा कि इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, और ये मेगास्थनीज कौन था ये भी पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ जो राजदूत था, इसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया भी है। उपगुप्त इसका सही उत्तर होगा कि उपगुप्त से अशोक ने प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध चाणक्य इनमें से किस केंद्र से संबंधित थे? बेटा ये जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले जो चाणक्य थे इनका संबंध जो है वो तक्षशिला से था। बाद में ये पाटलिपुत्र आए हैं, बाद में ये पटना आए हैं, बाद में इन्होंने यहाँ की सारी चीज़ें समझी हैं, लेकिन उसके पहले ये तक्षशिला के शासक थे, इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, जरा देखिएगा कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा एक बार ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र इनमें से कौन सा था? बेटा याद रखना, मौर्य काल के काफ़ी समय बाद गुप्त काल आएगा और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, लेकिन अशोक के समय नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था।
मौर्य काल के समय नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, तो मौर्य काल के समय जो विश्वविद्यालय था वो विश्वविद्यालय था बेटा तक्षशिला। अगर मौर्य काल के समय शिक्षा के केंद्र की बात की जाए तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। बेटा याद रखना, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है, लेकिन भारत आज़ादी के समय जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें तक्षशिला भारत से चला गया, तो इसलिए आज वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा है, लेकिन पहले जो है वो तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे, तो शायद आपको पता होगा कि ये जो अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे। आगे देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, कह रहा हाँ ये 13 नंबर जो पहले छूट गए थे वो वाले क्वेश्चन आ गए, एक बार देखिएगा। कह रहा कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तन हुआ और वे स्थिर चित्त एवं शांतप्रिय सम्राट बन गए। तो वो किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? तो ये पता होगा आपको, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा, कहता कि इनमें से किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत डीपली याद कर लीजिएगा कि समय 1837 है और पढ़ने वाले व्यक्ति हैं जेम्स प्रिंसेस। तो कहीं प्रिंसिप मिलता है, कहीं प्रिंसेस मिलता है, तो जो भी मिलता है तो ये उत्तर यही है, यही क्वेश्चन का जो है आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा, आप लोग पढ़िएगा एक बार देखिएगा। कहा कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो शिलालेख सबसे ज़्यादा जिसके समय लिखे हैं वो व्यक्ति अशोक ही हैं, तो इसका जो उत्तर होगा वो अशोक होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आप करा प्रैक्टिस रहे हैं, फिर आप अशोक के बारे में इतना क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? बेटा हम नहीं करा रहे, क्वेश्चन अशोक के विषय में ही ज़्यादा पेपर आते हैं। मौर्य काल से जब क्वेश्चन पूछे आते हैं तो अशोक से क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आते हैं, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, तो मैं अशोक के क्वेश्चन को ज़्यादा करा रहा हूँ। आगे देखो बेटा 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा कि विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस जो किताब है, विशाख दत्त की बड़ी प्रसिद्ध किताब है, वो किस भाषा में लिखी है? तो बेटा ये भाषा जो है वो संस्कृत है, क्योंकि जिस समय वो किताब लिखी गई है उस समय जो भारत की भाषा थी, जो भारत की आधिकारिक भाषा थी, या कहें भारत की जो उस समय की जो भाषा थी वो भाषा जो है वो संस्कृत थी, तो इसलिए उनमें जो है संस्कृत का ही प्रयोग हुआ है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? ये तो आपको पता होगा, तौसली राजधानी थी। क्या थी बेटा? तौसली। तो याद रखना कलिंग की राजधानी क्या थी? तौसली। अगर ये पेपर में आए कि कलिंग का युद्ध किनके लिए किया गया, तो आप उत्तर दोगे कि कलिंग का युद्ध जो है वो हाथियों के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में नहीं आता है? देखो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना तो जो है अशोक ने करी है, तो ये तो होगा ही। कर्नाटक तक, दक्षिण भारत तक तो था ही। गुर्जर और प्रतिहार जो वंश जो बाद में पैदा हुए, तो शायद पता होगा कि आपको वहाँ भी अशोक का शासन था, लेकिन कामरूप में जो है अशोक का शासन नहीं था, तो ये आपका उत्तर सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है, देखो लिखा है अशोक के कौन से शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्रयोग नहीं किया गया है? देखो आपको पता होगा अशोक के ज़्यादातर शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं, लेकिन कौन सा अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में नहीं है? तो वो है साहबगढ़ी। कौन सा है? शाहबाजगढ़ी जो है, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे लगा है, कह रहा कि अशोक का कौन सा जो अभिलेख है वो सबसे बड़ा है? जब भी बेटा बड़ा पूछे, बड़ा, तो अभी मैंने बताया था आपको, याद रखना प्रधान शिलालेख है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप बता देना 13वां। क्योंकि प्रधान क्यों है? क्योंकि अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है कलिंग का युद्ध, तो उसका जो है जिक्र कहाँ मिलता है? तो 13वें में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से मौर्य कला सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? अगर मौर्य कला के सर्वोत्तम प्रतिमान की अगर बेटा बात की जाए तो 39 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें जो है मौर्य कला में सर्वोत्तम प्रतिमान जो स्तंभ बने थे, जो खंबे बने थे, इन जो खंभों में जो डिजाइनें बेटा बनी थी वो डिजाइनें काफ़ी महत्वपूर्ण थी, तो इसलिए जो है ये सबसे अच्छे प्रतिमानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर लगा है, आप लोग देखिएगा। लिखा कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किन चीज़ों पर निर्भर थी? अगर मौर्यों के समय की बात करें या मौर्य काल की बात करें, अशोक की बात करें, तो बेटा उसमें व्यापार तो ना के बराबर था, उद्योग था ही थे ही नहीं, युद्ध से कोई अर्थव्यवस्था नहीं बनती है, तो वो काय से अर्थव्यवस्था बनती थी? कृषि से बनती थी बेटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप लोग देखिएगा। कह रहा कि अशोक का जो चतुर्भुज स्तंभ, जहाँ से भारत का वर्तमान जो राष्ट्रीय स्मारक है वो कहाँ से लिया गया? सबको पता होगा सारनाथ से लिया गया है। तो जो चतुर्मुख वाला जो है वो कहाँ से है? तो वो सारनाथ से है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप लोग देखिएगा। कह रहा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। बेटा ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में पड़ गया था सूखा, और जब सूखा पड़ गया तो उनके दरबार में जो है बौद्ध जैन धर्म के सबसे अच्छे गुरु रहते थे, उनका नाम था भद्रबाहु से उन्होंने पूछा कि साहब मैं यहाँ सूखा क्यों पड़ा? तो उन्होंने बताया कि आप जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लो तो सूखा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उनके कहने पर
यानी जो है जैन धर्म स्वीकार कर लिया, और सिर्फ स्वीकार नहीं किया, वो जो है उनके साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं पर संलेखना विधि द्वारा उन्होंने अपनी जान दे दी, मतलब अपना प्राणों को त्याग दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है उत्तर देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो बेटा याद रखना, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्हीं की राजधानी तो पाटलिपुत्र होगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। 44 नंबर, ओ शिट, हाँ सही है, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। कह रहा कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, यानी चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये बात किस अभिलेख से पता चलती है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि कलिंग तो लिखवाया है अशोक ने, तो वो उसमें कैसे हो सकता है? और अशोक का गिरनार शिलालेख ये भी नहीं हो सकता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। पश्चिम भारत मतलब है गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि भारत में सबसे पहले अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। शायद पता होगा आपको कि अशोक को उद्यान लगाने का बहुत शौक था। अशोक ने कई उद्यान भारत में लगाए दिए, तो उद्यान में वनस्पतियां, जड़ी बूटियां और वो सारी चीज़ें जो उसमें वैद्यकीय कार्यों में प्रयोग होती थी, उस समय कोई डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो जो वैद्यकीय कार्यों में दवाइयाँ प्रयोग होती थी उनका जो है निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गए। तो मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से बात को समझ लेना। यदि आपको लगता है कि ये क्लास प्रभावी है, आपको अच्छी लगती है क्लास, तो एक काम करिएगा, इसमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट कर देते हो आप तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूं। तो आप कमेंट करके जाइएगा, अच्छी लगी है तो अच्छा कमेंट करिए, बुरी लगी है तो बुरा कमेंट करिए। चलिए सभी को शुभरात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।